हाय गाइस, मेरा नाम है स्नेहा एंड आज हम लोग मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एसएलई। मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करूंगी, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो पहले तुम लोग ये देख लो, मैंने कुछ तो बनाने की कोशिश की है। इसकी फ़ोटो लेनी है तो फ़ोटो ले लो, वरना मैं बहुत अच्छे लिखे तमीज़ वाले नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगी। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बेसिकली हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज में भी बीमारी होती है जो कि मेनली तो क्रोनिक होती है, बट कुछ कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो अक्यूट भी हो सकता है। तो अभी हम लोग जिन बीमारी का जो बीमारी का ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्रोनिक मल्टी सिस्टमिक, यानी कि अलग अलग सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया या हमारा जीआईटी हो गया या फिर जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें से मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहा है। ऑटो इम्यून यानी इम्यूनिटी जो है वो डिसरेगुलेटेड है, एंड इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन भी प्ले कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। तो क्रोनिक, मल्टी सिस्टमिक, ऑटो इम्यून, इन्फ्लेमेटरी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ठीक है, अभी ये जो मैंने तुम्हें अभी डेफिनेशन बताया, इसमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आती है, जिसमें हम पहली बीमारी पढ़ेंगे विच इज एसएलई। एसएलई क्या है? सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस। तो हमारे पास सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस में पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड ल्यूपस डे कब होता है। वर्ल्ड ल्यूपस डे जो है वो 10 मई को होता है, 10 मई को। ठीक है, तो जब हम किसी भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारी पहली चीज आती है, पहली चीज होती है रिस्क फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स से शुरू किया है। किसी भी बीमारी के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, पहले मेरे पास थोड़ा थोड़ा जो उसका डेटा है, रटने वाला डेटा, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो पहले रटने वाला डेटा थोड़ा बहुत लिख देते हैं, जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड ल्यूपस डे 10th में। फिर हम उस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स लिखेंगे। किसी भी बीमारी के रिस्क फैक्टर जो है वो जेनेटिक होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं। फिर उसके पैथोफिजियोलॉजी से हम बीमारी पे आए, और एपिडेमियोलॉजी उससे पहले या फिर स्टार्टिंग में या उसके बाद में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे रिस्क फैक्टर्स पे, किसी भी बीमारी के रिस्क फैक्टर्स एज अ टोल्ड दे कैन बी जेनेटिक, दे कैन बी एनवायरमेंटल। तो एसएलई में जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो मेनली मेरे पास 3 है। पहला क्या है? पहला है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी। अब ये कौन से कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं? जो अर्ली कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी, जो कि हमारे हैं मेनली सी, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, C1Q, C1Q मोर देन C2 मोर देन C4। ठीक है, तो पहला हमारे पास रिस्क फैक्टर है जेनेटिक, एनवायरमेंटल। जेनेटिक में पहला क्या है? अर्ली कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी, C1Q, C2, C4। दूसरा है हमारे पास ट्रेक्स जीन का म्यूटेशन। ट्रेक्स जीन कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम 3 पे होता है। पहला अर्ली कॉम्प्लीमेंट की डेफिशिएंसी, ट्रेक्स जीन का म्यूटेशन। एंड थर्ड हमारे पास होता है, जहां भी हम ऑटो इम्यून डिजीज की बात करते हैं, देयर वी टॉक अबाउट एचएलए। तो कौन से एचएलए इंप्लीकेटेड होते हैं एसएलई में? एचएलए डीआर B102 एंड एचएलए डीआर B10303 वाला जो है वो ज्यादा इंप्लीकेटेड होता है। तो हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल। जेनेटिक में वी हैव कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, ट्रेक्स जीन एंड एचएलए। फिर हम इस वजह से जो एचएलए होता है उसकी फैमिली हिस्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, एंड इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें 40% जो है वो रिस्क फैक्टर होता है। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल में हम कोई भी मेल फीमेल इमेजिन करो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, वो एक बेसिकली सिलिका वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो वो मेल या फीमेल जो है, अगर फीमेल है तो शी इज टेकिंग ओसीपी। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, सो बहुत ज्यादा वो मत हो ना, ऑफेंड मत होना अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो। सो ओके, सो शी इज टेकिंग ओसीपी, फीमेल है, शी इज टेकिंग ओसीपी। एंड वो बहुत इधर से उधर भाग रहे हैं, सिलिका वाली इंडस्ट्री में जाकर काम कर रहे हैं, जहाँ पे आसपास बहुत कूड़ा कचरा है। सो बहुत मतलब बहुत इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट है, इंडस्ट्रीज के अराउंड होता भी है ना। तो सबसे पहले तो ओसीपी इज अ रिस्क फैक्टर। वो धूप में जा रही है तो यूवीबी का एक्सपोजर हो रहा है, तो यूवीबी इज अ रिस्क फैक्टर। वो इंडस्ट्री में जाके सिलिका की इंडस्ट्री में काम कर रही है, सिलिकोसिस इज अ रिस्क फैक्टर। आसपास बहुत कूड़ा कचरा वाला एनवायरनमेंट है, बहुत ही इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट है, तो एप्स्टेन बार वायरस इज अ रिस्क फैक्टर। अब इतना स्ट्रेस वो अकेले ना संभाल पा रहा है ना संभाल रही है, सो दे आर स्मोकिंग। सो स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। सो देखो, ये मैंने सिर्फ याद करने के लिए बताया है, याद हो तो ठीक है, वरना रख लेना। तो ओसीपी, एचआरटी, यूवीबी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। देखो, वैसे तो वो धूप में जा रही है तो ज्यादा होनी नहीं चाहिए, बट या विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सिलिकोसिस, एप्स्टेन बार वायरस, स्मोकिंग, ये रिस्क फैक्टर्स है। अब ये रिस्क फैक्टर्स मैंने बता दिया। इन जेनेटिक, एनवायरमेंटल, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, 40% एंड आइडेंटिकल्स। अब इससे क्या हुआ? आइडेंटिकल ट्विंस, एंटीजन आया हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी की। रिस्क फैक्टर्स तो आ गया, रिस्क फैक्टर आया, आजकल बीमारी तो हो नहीं जाती है, बीच में वी हैव लाइक बहुत लंबा प्रोसेस जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, बहुत ही लंबा प्रोसेस जिसको हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले मेरे पास एंटीजन आया। एंटीजन शरीर में आते ही इसने क्या किया? इनेट इम्यूनिटी को हमारे एक्टिवेट कर दिया। इनेट इम्यूनिटी ने क्या किया? लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट किया। एंटीजन आया, इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया, जिसने लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट किया। अब लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स क्या करते हैं? वो मेन हमारा जो इम्प्लीकेटेड है
SLE में, दैट इज इंटरफेरॉन अल्फा। इस पे MCQs आते हैं, सो ये याद रखो। लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल ने इंटरफेरॉन अल्फा रिलीज किया, जिसने जाके हमारे माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट किया, विच इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंटीजन आया। एंटीजन शरीर में आते इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, तो उसने क्या किया, इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया। इनेट इम्यूनिटी ने लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट किया, जिसने इंटरफेरॉन अल्फा रिलीज किया, जिसने माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट किया, जो कि है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब इन्होंने ये एंटीजन के थोड़े से पार्ट को लिया, टी सेल्स के पास गए और बता दिया कि यार शरीर में तो एक बहुत ही खतरनाक एंटीजन आ गया, हमें कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये तबाही मचाने वाला है, आज कुछ तूफानी करने वाला है। सो टी सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हुए इनटू जो टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, टी हेल्पर 17। मेनली टी हेल्पर 2 जो है वो काम आता है। टी हेल्पर 2 अब हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, विरेट के टी सेल्स जो हैं वो टी हेल्पर सेल्स की मदद से बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो अभी वो टी हेल्पर जाके बी सेल को बोलेगा एक्टिवेट हो जा, भाई ऐसा तो होगा नहीं, कुछ केमिकल इंटरेक्शन होता है, राइट। सो वो केमिकल इंटरेक्शन क्या है, दीज आर इंटरल्यूकिन्स। यहाँ पे कौन से हैं, 4, 5, 10 एंड 13। कौन से हैं, 4, 5, 10, 13। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, रिस्क फैक्टर्स, एंटीजन, इनेट इम्यूनिटी, लिम्फोइड डेंड्राइटिक सेल्स, देन इंटरफेरॉन अल्फा, माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स जाके टी सेल्स को एक्टिवेट किया, टी हेल्पर 1, 2, 17, 2 ने इंटरल्यूकिन्स रिलीज किए, 4, 5, 10 एंड 13। अब इसने क्या किया, बी सेल जो कि इनएक्टिव स्टेट होता है उसको कन्वर्ट किया इनटू द प्लाज्मा सेल्स, जो कि एक्टिव स्टेट होता है बी सेल का। जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडीज बनाता है। उसके अलावा 2 पाथवेज और होते हैं जो कि बी सेल को एक्टिवेट करने में काम आते हैं, CD40 लिगेंड CD40 पाथवे एंड IL-12-21 पाथवे, ठीक है, इसको रटना है। तो हमारा प्लाज्मा सेल जो है वो बन गया। प्लाज्मा सेल ने क्या किया, एंटीबॉडीज रिलीज कर दिया। अब मेरे पास एंटीजन है, मेरे पास एंटीबॉडी है, दोनों मिलेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो ये मेरे पास यहाँ जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया, विच इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो अब हमारे यहाँ पास 2 चीजें होती हैं। पहले तो क्या हुआ, रिस्क फैक्टर्स, एनवायरमेंटल, जेनेटिक। तो कौन कौन से हैं याद है, स्टोरी याद है, ठीक है। एंटीजन आया, एंटीजन ने पूरी पैथोफिजियोलॉजी की, जो कि मुझे रिपीट करने की जरूरत है नहीं है, कर दूं। एंटीजन, innate immunity, lymphoid dendritic cell, interferon alpha, myeloid dendritic cell, T cell, T helper 1, 2 and T helper 17, T helper 2 जो मेनली होता है interleukin 4, 5, 10, 13, B cell 2, plasma cell, antibody एंटीजन से मिला, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, जो क्या कर रहा है, 2 चीजें कर रहा है। पहले तो उसने इम्यून डिसरेगुलेशन कर दिया पूरा, ठीक है, तो पहली चीज इम्यून डिसरेगुलेशन। दूसरा क्या हुआ, ये गया अलग अलग ऑर्गन्स में, ये मेरे पास है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ये क्यूटीज, ये गए अलग अलग ऑर्गन में लॉन्च करेंगे। तो मेनली 3 जगहों पे, पहला ब्लड वेजल्स में कॉजिंग वास्कुलाइटिस, दूसरा जॉइंट्स में कॉजिंग आर्थराइटिस, तीसरा ग्लोमेरुलस में कॉजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमारे शरीर ने देखा, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, मतलब वास्कुलाइटिस हो रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और आर्थराइटिस हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा शरीर खुद से पूछता है। एंड फिर वो एपोप्टोसिस होता है, यहाँ पे जो भी डेड सेल्स होते हैं उनकी क्लियरिंग होती है बेसिकली। तो एपोप्टोसिस के बाद हमें पता है कि जो भी डेड सेल होता है वो एपोप्टोसिस में छोटे छोटे पार्ट्स में एट द एंड सेल वेब्स बनते हैं, फिर एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं एंड एपोप्टोटिक बॉडीज की क्लियरिंग हो जाती है। कौन करता है, मैक्रोफेजेस, मेनली उनका फेगोसाइटोसिस करके। बट यहाँ पे क्या हुआ, अभी देखो, ऐसा हो सकता था कि एपोप्टोटिक बॉडी बनी, उसको मैक्रोफेज ने मार दिया, मतलब फेगोसाइटोस कर दिया, तो सब कुछ फाइन फाइन सब सही हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, फिर 2 चीज होती है। पहले मैक्रोफेजेस जो हैं इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फेगोसाइटोस नहीं कर पाते हैं, तो एपोप्टोटिक बॉडीज जो है शरीर में इकट्ठा होने लगती हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या हुआ, इम्यून डिसरेगुलेशन। सेकंड थिंग क्या हुआ, जाके वास्कुलाइटिस, आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थर्ड चीज एपोप्टोटिक बॉडीज इकट्ठा हो रही हैं। अब जहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज इकट्ठा होने लगी या फिर एंटीजन बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे हमने पढ़ा था रॉबिन्स में कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म काम आता है न्यूट्रोफिल्स के थ्रू, दैट इज नेटोसिस। नेटोसिस में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो अपना न्यूक्लियर मटेरियल बाहर रिलीज करते हैं, जो कि बहुत ही बड़े साइज के इम्यून कॉम्प्लेक्सेस या एंटीजेंस को इंट्रैप करने के लिए होता है। बट इस केस में वो भी नहीं हो पाता है, सो नेटोसिस भी फेल हो जाती है। तो क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले इम्यून डिसरेगुलेशन, आर्थराइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वास्कुलाइटिस। थर्ड क्या हो रहा है हमारे पास, जो मैक्रोफेजेस जो हैं एपोप्टोटिक डेब्रिस को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एंड नेटोसिस भी फेल हो गई है। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर में तबाही मचाती हैं बेसिकली, और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लॉन्च होंगे बिकॉज उनकी क्लियरिंग नहीं हो पा रही है। तो देयर वुड बी मोर वास्कुलाइटिस, मोर आर्थराइटिस एंड मोर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो उससे क्या होगा, SLE। अब हम बात करेंगे SLE किस में हो रहा है। SLE, अब मैंने ये बीमारी हो किस में रहे एग्जैक्टली, फीमेल्स में
मेल में, बच्चों में वी हैव these three options like female, male and bachas, children. Mainly ये females में होती है in the ratio of 9:1. Listen to me very carefully because this is the most important ratio that we have in rheumatology, 9:1. और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें 9:1 का रेशियो होता है? Tell me in the comment section. तो वे हुआ भी हाँ, तो फीमेल, मेल एंड बच्चास, तो फीमेल में 9:1. सेकेंड, अगर गलती से भी मेल में हो गया, जो 9:1 में 1 वाले मेल हैं, देन दे हैव लाइक अ रियली पुअर प्रोग्नोसिस. देन अगर बच्चों में हो रहा है, देन उनमें 100% रीनल इन्वॉल्वमेंट होता है, उनमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला पार्ट जो है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि कैसे रिस्क फैक्टर्स आए, एंटीजन आया, पैथोफिजियोलॉजी हुई, मेल फीमेल और बच्चाज में बीमारी हुई. आगे की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय. बहुत टाइम हो गया. तब मैं ही बता देती हूँ तुम्हें. टाकायासो आर्थराइटिस, जॉगरेन सिंड्रोम, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ये सारी वो बीमारियां हैं जिनमें 9:1 का रेशियो होता है. इसको अच्छे से नोट कर लो बिकॉज दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू.